हेलो मित्रों, वेलकम टू आरबीएस स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान में। संविधान के तहत आज आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, संविधान में, जीएस में आप महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहले मैं बात करना शुरू करूँगा स्टार्टिंग से चलेंगे। एक सीक्वेंस में आप जो है अनुच्छेद याद कर पाएंगे और आज के बाद इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कोई भी अनुच्छेद आपके जो है पीटी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो भाग एक की मैं बात करूंगा कि भाग एक जो है क्या कहता है। संविधान का भाग एक कहता है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है इसमें भाग एक में है। और ये क्या है, एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 से 4 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है और उसमें स्पेशली पर्टिकुलर अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। और इसी में अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद नए राज्य का गठन कर सकती है। और अनुच्छेद 3 कहता है कि जो संसद है वो किसी भी राज्य, क्षेत्र या सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकती है, अनुच्छेद 3 कहता है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर भारत किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेता है या विजित कर लेता है तो वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हो गया भाग एक राज्य का संघ, यानी भाग एक क्या है, संघ है, संघ, राज्यों का संघ। भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 पढ़ा आपने, अनुच्छेद 2 पढ़ा, अनुच्छेद 3 पढ़ा और अनुच्छेद 4 पढ़ा। अब आता है भाग 2। तो भाग 2 में क्या है मित्रों, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है भाग 2 में। और भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है भारत में। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है भारत में। और एकल नागरिकता भारत में कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और क्वेश्चन आ जाता है पीटी एग्जाम में कि वह कौन सा देश में है जहाँ पर दोहरी नागरिकता है। तो अमेरिका में यानी यूएसए में कैसी नागरिकता है, वहाँ डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। और यहाँ पर अब भाग आता है भाग 3। विशेष तौर पर जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं मैं उनके बारे में मेंशन करूंगा। भाग 3 क्या है, मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। भाग 3 क्या करता है, मूल अधिकारों के बारे में बात करता है भाग 3। और मूल अधिकार प्रिय मित्रों कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। और मूल रूप से 7 जो है मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। और वर्तमान में भाग 3 में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। और मूल अधिकारों का रक्षक किसको माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। और यहाँ एक बात छोटी सी रह गई थी नागरिकता में कि भारत के किसी भी नागरिक को नागरिकता कौन दे सकता है, तो वो नागरिकता संसद दे सकती है और संसद ही नागरिकता को छीन सकती है। संसद नागरिकता दे सकती है, संसद नागरिकता को छीन सकती है। और अगर कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिकली भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा भाग 4 में। भाग 4 और भाग 3 में भी थोड़ी सी बात कर देता हूं यहाँ पर कि 6 जो मूल अधिकार रह गए हैं वो कौन कौन से रह गए हैं। तो 6 मूल अधिकार आप जो काउंटिंग कर लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाग 3 में जो मूल अधिकार 6 रह गए हैं वो मूल अधिकार कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में रह गया है। और 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
और 29 से 30 में जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, माइनॉरिटी लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, उनके हितों का संरक्षण है 29-30 में। और अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, यानी 1235 अनुच्छेद हो गए। अब मैं बात करूंगा भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 आता है। और भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं भाग 4 में। और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भारत में आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है प्रिय मित्रों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसमें एक जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन करता है, पंचायती राज व्यवस्था का गठन करता है अनुच्छेद 40। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य क्या कर सकता है? स्थानीय सुशासन को ला सकता है। अब हम बात करेंगे भाग 4 का में। तो अनुच्छेद भाग 4 में क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे भाग 4 में। हमें जरूरत पड़ गई भाग 4 का को लाने की। तो भाग 4 का हम लाए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 का को लेकर के आए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का को लेकर के आए। और भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य हैं जो सोवियत रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का में जो क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए हैं भाग 4 का में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुच्छेद 51 का में। और अनुच्छेद 51 का मित्रों कब जोड़ा गया या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 का 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भाग 4 का को जोड़ा गया। और 42वें संविधान 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम आते हैं आगे चल के राष्ट्रपति की बात करेंगे मित्रों। तो अनुच्छेद 52 में क्या आता है कि राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति होगा भारत का एक। अनुच्छेद 53 में वो कार्यपालिका प्रमुख होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा 53 में। और 54 में उसका निर्वाचन होगा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अनुच्छेद 54 में निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 60 में क्या होगा? वो शपथ लेगा। अनुच्छेद 60 में वो शपथ लेगा। कौन? राष्ट्रपति। किसके समक्ष? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी कहीं दिक्कत करती है, याद कर नहीं पाते हैं या नोट नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो को पॉज करके अगेन देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा वीडियो जो है बोर्ड पर है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं सकता हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। और आप इसको एक बार में सारे अनुच्छेद याद कर लेंगे मेरे द्वारा। अब मैं बात करूँगा अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 72 में क्षमादान, यानी वो किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 85 में लोकसभा को विघटन या भंग कर सकता है। लोकसभा का विघटन या लोकसभा भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 86 की बात आती है और अनुच्छेद 87 की बात आती है कि अनुच्छेद 86 और 87 में राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति से संबंधित ही हैं ये। तो अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति सूचना मंगा सकता है। कहाँ से? संसद से सूचना मंगा सकता है, सूचना का आदान प्रदान कर सकता है अनुच्छेद 86 में। और इसमें अनुच्छेद 87 में विशेष अभिभाषण कर सकता है। 87 में विशेष अभिभाषण
विशेष अभिभाषण कर सकता है अनुच्छेद 87 में, और अनुच्छेद 143 में परामर्श या सलाह ले सकता है। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन बाध्य नहीं है वो सलाह लेने के लिए। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और ये भाग 5 ही चल रहा है डियर स्टूडेंट। और फिर आता है उपराष्ट्रपति। तो 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा और 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन? उपराष्ट्रपति सभापति होगा राज्यसभा का पदेन। उपराष्ट्रपति 64 में सभापति होगा राज्यसभा का पदेन। प्रधानमंत्री आता है उसके बाद, प्रधानमंत्री आएगा। और प्रधानमंत्री कैसे आएगा? 74 में क्या होगा? आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी। 74 में क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी डियर स्टूडेंट, मंत्रिपरिषद होगी 74 में। और मंत्रिपरिषद क्यों होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन से आर्टिकल में? 75 में। 75 में प्रधानमंत्री होगा मंत्रिपरिषद का मुखिया, प्रधानमंत्री। 76 में प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार होगा कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 में। प्रधानमंत्री कह सकते हैं या भारत सरकार का जो है सलाहकार होगा, कानूनी सलाहकार, महान्यायवादी, जिसको क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 में। अब बात आती है संसद की। तो 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद होगी जो कि 3 लोगों से मिलकर के बनेगी, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। इन 3 से जो है संसद बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। 79 में संसद होगी। 80 में राज्यसभा होगी। राज्यसभा होगी 80 अनुच्छेद में राज्यसभा होगी। और राज्यसभा का कार्यकाल, किसी भी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 81 में लोकसभा होगी जो निम्न सदन होता है। पहले उच्च सदन आएगा राज्यसभा, फिर लोकसभा निम्न सदन आएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। लोकसभा अध्यक्ष 93 में लोकसभा अध्यक्ष होगा डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आगे कि अनुच्छेद 123, इसमें क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी जो है सत्र में ना हो, इनका कोई बैठक ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो क्या कर सकता है? 123 अनुच्छेद के द्वारा, आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश ला सकता है, जिसको तब तक मान्य रखा जाएगा जब तक लोकसभा या राज्यसभा पुनः सत्र में न आ जाएगी। अब आता है अनुच्छेद 100। 100 का मतलब 50-50 में तोड़ दो, 50-50। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में अगर कोई बिल पारित हो रहा है और 50-50 बराबरी पर टूट जाता है तो निर्णायक मत दे सकता है लोकसभा अध्यक्ष। निर्णायक मत, लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में और अनुच्छेद 110 में क्या अंतर है? 108 में संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 में। अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई भी कानून को लेकर के अनबन हो जाती है तो वो संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 में। और उसकी अध्यक्षता संयुक्त बैठक की कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा डियर स्टूडेंट। 110 में क्या है? धन विधेयक। 110 में धन विधेयक आएगा। 110 में धन विधेयक आएगा। और धन विधेयक है या नहीं,
इसका डिसाइड कौन करेगा? 110 में धन विधेयक तो आएगा, लेकिन धन विधेयक कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या अथवा नहीं है। तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में आएगा। 112 अनुच्छेद में बजट आएगा। बजट को परिभाषित किया गया है, जो साल भर आय व्यय होता है देश के अंदर, वो बजट, और उसको राष्ट्रपति लाता है। बजट कौन लाता है? राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 116 और 117। 116 में अनुपूरक बजट, जो बजट के अलावा अन्य बजट, कोई छोटा बजट आता है वो अनुपूरक बजट बोला जाता है। तो अनुपूरक बजट 116 आर्टिकल में। 117 आर्टिकल में वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक। 117 आर्टिकल में क्या है? वित्त विधेयक है। और अब हम बात करेंगे आगे उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, और उसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके अलावा वर्तमान में 30 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। 129 आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय है, यानी उसके आदेश सब जगह मान्य होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय 129 में अभिलेख न्यायालय है, उसके डिसीजन सब जगह मान्य होंगे। अनुच्छेद 32 में वो क्या है? रिट दायर करने का अधिकार है। अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति 32 अनुच्छेद के द्वारा रिट दायर कर सकता है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। 137 में जुडिशियल रिव्यू है, पुनर्विचार, न्यायिक पुनरावलोकन बोला जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन 137 में जुडिशियल रिव्यू, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है तो वो अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की। यहाँ पर थोड़ी सी बात उच्च न्यायालय की भी कर देते हैं। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में होगा। हाई कोर्ट 214 में होगा, और 226 में रिट दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में मूल अधिकारों का हनन होने पर रिट दायर कर सकते हैं 226 में। और भी आर्टिकल हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा आगे वीडियो में, यहां आप देखते जाइएगा। भाग 6 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में होगा राज्यपाल। राज्यपाल, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 163 में विधानमंडल में या विधानसभा में मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 163 में। 164 में मुख्यमंत्री होगा, जो उसका मुखिया होगा मंत्रिपरिषद का। राज्यपाल कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख भी माना जाता है। अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य में विधानमंडल होगी। जैसे संसद होती है केंद्र में, वैसे ही राज्य में क्या होगा? विधानमंडल होगा। ऐसे ही 169 में विधान परिषद हो सकती है, जरूरी नहीं, लेकिन विधान परिषद हो सकती है जिसको विधानसभा बना सकती है। विधान परिषद हो सकती है 169 में। 170 में विधानसभा। एक 170 में विधानसभा हो सकती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कुछ अन्य आर्टिकलों पर, जैसे अनुच्छेद 148 में
अनुच्छेद 148 में कैग होता है, CAG कैग, जो भाग 5 में ही आ जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और हम आगे बात करेंगे राष्ट्रीय आपात या आपात उपबंध के बारे में भी बात कर लेंगे यहीं पर। आपात उपबंध, तो आपात उपबंध के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 352, जिसमें क्या होता है, आपातकाल होता है, कोई भी सशस्त्र विद्रोह हो या बाह्य आक्रमण, आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल, बाह्य आक्रमण पर होता है राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए 356 में। राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, राजनीतिक अस्थिरता पर राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल। अब मैं यहाँ पर और बात करूँगा कुछ और अनुच्छेदों की, ऐसे ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 सीक्वेंस में लगा लिए हैं और इनकी चारों की चर्चा कर देता हूँ मैं। 330 में लोकसभा में SC यानी अनुसूचित जाति व ST अनुसूचित जनजाति का वहाँ आरक्षण है। लोकसभा में SC व ST का आरक्षण 330 आर्टिकल में। 331 में लोकसभा में आंग्ला भारती का कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति का, आंग्ला भारती का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन या मनोनीत करना, मनोनयन या मनोनीत करना। और आर्टिकल 332 में होगा विधानसभा में, 332 में क्या होगा मित्रों, विधानसभा में SC व ST का आरक्षण, कितनी सीटें मिलेंगी उनको वहाँ पर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में, जो राज्य विधानसभा में 332 में। और 33 में, आर्टिकल 333 में डियर स्टूडेंट, इसमें जो है विधानसभा में आंग्ला भारती, अगर कोई आंग्ला भारती चुनकर नहीं आता है तो आंग्ला भारती को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। आगे देखेंगे। और अनुच्छेद 213 के दौरान राज्यपाल, अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद की वीडियो है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्रिय मित्रों वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो, गत्ता काटने वाली वीडियो आपको शायद ही YouTube पर मिले। और RBS स्टडी पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें, हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।